गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लिगेंड्स के बारे में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। थोड़ा मैं आपको यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी उसके बारे में इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ मैं। ठीक है, जिसमें हम सेंट्रल मेटल एटम्स और लिगेंड्स के बारे में ऑलरेडी पहले स्टडी कर चुके हैं। थर्ड टर्मिनोलॉजी है बच्चों आपके आयोनाइजेशन स्फीयर। थर्ड टर्मिनोलॉजी है आयोनाइजेशन स्फीयर। आयोनाइजेशन स्फीयर क्या होता है? स्पीसीज आउटसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर फॉर्म आयोनाइजेशन स्फीयर। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने नीचे एक एग्जांपल दे रखा है K4FeCN का और 6। देखिए ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है ना। इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाली जो भी स्पीसीज होगी यही है ना, लेफ्ट हैंड साइड में K4 है, ये बाहर वाली स्पीसीज है, इसको हम आयोनाइजेशन स्फीयर बोलेंगे। तो स्पीसीज आउटसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर फॉर्म आयोनाइजेशन स्फीयर, ठीक है। तो इसको हम आयोनाइजेशन स्फीयर बोलेंगे। और बच्चों आयोनाइजेशन स्फीयर ही ऑलवेज आयोनाइज होता है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपके आयोनाइज नहीं होता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में अवेलेबल जो मेटल आयंस है वो आपके कॉम्प्लेक्स आयंस बनाता है, जिसकी वजह से वो आयोनाइज नहीं होता है, लिगेंड के साथ में कॉम्प्लेक्स आयन बनाता है, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट है अपना टर्मिनोलॉजी कोऑर्डिनेशन स्फीयर। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो क्लोज स्पीसीज है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आती हैं। तो स्पीसीज प्रेजेंट इन स्क्वायर ब्रैकेट फॉर्म कोऑर्डिनेशन स्फीयर बच्चों, ठीक है। तो बच्चों आप जान गए होंगे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आयोनाइजेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, ठीक है। और कौन आयोनाइज होता है, कौन आयोनाइज नहीं होता है बच्चों, ठीक है। अनदर एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया है कोबाल्ट का एग्जांपल, जिसमें देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के राइट हैंड साइड में Cl3 है, तो यहाँ Cl3 आयोनाइजेशन स्फीयर है, और ये तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज जो स्पीसीज है वो आपकी कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ठीक है ना, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर स्टडी करते हैं आपके कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर हम कैसे पता लगाते हैं कि भाई कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ, और किसका लगाते हैं, किसका कोऑर्डिनेशन नंबर पता लगाते हैं, ठीक है ना, कैसे लगाते हैं, ओके। तो इस आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर में प्रेजेंट जो आपका सेंट्रल मेटल आयन है वो कितने नंबर ऑफ लिगेंड से आपकी अटैच्ड है, ठीक है ना, या फिर वो कितनी नंबर ऑफ लॉन पेयर्स आपकी एक्सेप्ट करता है, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों हम आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर में प्रेजेंट जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका हम निकालते हैं, ठीक है ना। और कैसे निकालते हैं वो आपको मैं बता चुका हूं, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय सेंट्रल मेटल एनाइन, ठीक है ना। सेंट्रल मेटल एटम, सॉरी नॉट एनाइन, सेंट्रल मेटल एटम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, ओके, CMA बोला जाता है। तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय सेंट्रल मेटल एटम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखिए यहाँ पर आप इस वाले एग्जांपल में देखिए सेंट्रल मेटल एटम कौन है, यहाँ पर Fe है, ये कितने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा 6, तो यहाँ पर Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। इसमें देखिए कोबाल्ट है, ये देखो 4 और 2 6 में आ रहा है। यहाँ देखिए सिल्वर में देखो 2 है तो ये 2 है। यहाँ देखो कॉपर है 4 है तो 4, ठीक है। तो इससे से हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं बच्चों। अब देखिए इस वाले एग्जांपल को आप देखिए, कोबाल्ट आपके बाइडेंटेड 3 बाइडेंटेड लिगेंड से अटैच्ड है। आपको मालूम है कि एक बाइडेंटेड 2 लॉन पेयर डोनेट करता है, यानी कि 2 लॉन पेयर डोनेट करता है, इसका मतलब 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनाता है, सॉरी 2 कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना। तो यहाँ कितनी आपकी बाइडेंटिटी है 3, तो 2 3 6, तो 6 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे इसके अंदर। तो भाई कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, यहाँ पर 6 होगा, ठीक है बच्चों। क्योंकि यहाँ पर देखिए इथाइलिन डायमाइंस में देखो 2 है ना लॉन पेयर डोनर, तो ये कोवेलेंट कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, 2 बनाएंगे। एक ही लिगेंड 2 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बनाएगा क्योंकि वो बाइडेंटेड है इसीलिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं अपने, जैसे एक एग्जांपल लिए बच्चों
मैंने ऑक्जेलेट लिया यहाँ पर, ऑक्जेलेटो लिगेंड्स यूज किया है ऑक्जेलेटो। एक ऑक्जेलेटो आपके दो आपकी लॉन पेयर देता है, ठीक है ना। दो लॉन पेयर आपके यहाँ पर वो देगा इस तरह से। दो लॉन पेयर यहाँ पर बनाएगा वो, सॉरी दो लॉन पेयर डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल एटम को। तो यहाँ पर आपकी 3 बाइडेंटेट है, तो कितने हो जाएंगे 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 हो गया। सिमिलरली यहाँ भी देखो मैंने एग्जांपल आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर ये 5 है और ये SO4 है, 5 और 1 6, यहाँ भी 6 होगा, ठीक है। इससे मैंने आप बाकी की भी एग्जांपल आपको दे रखे हैं, आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हुई आपके कोऑर्डिनेशन नंबर की बच्चों। यहाँ पर क्या बात हुई आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में हमने यहाँ पर स्टडी किया। नेक्स्ट है आपकी ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए हमें बच्चों आपको पता होना चाहिए, चैप्टर 11th में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं रिडॉक्स चैप्टर, उसके कुछ रूल्स हैं वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो मैंने यहाँ कर लिया आपके, आप पूरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को इंक्लूड करके भी निकाल सकते हो जैसे, या फिर एक कॉम्प्लेक्स आयन को ले सकते हो, जैसे इसको मैंने आयोनाइज करूंगा मैं, तो ये किससे से होगा 4K प्लस से होगा, ओके, और प्लस FeCN होल 6, पॉजिटिव चार्ज कितने टोटल 4, तो नेगेटिव कितना हो जाएगा -4, ठीक है। तो यहाँ कॉम्प्लेक्स आयन से भी निकाल सकते हैं। तो आयरन को मैंने मान लिया X मान लिया, आयरन को X कंसीडर कर लिया, प्लस का साइन। यहाँ पर Cn क्या है Cn पर -1 चार्ज होता है, कितने Cn है 6 है, इक्वल में पूरे कॉम्प्लेक्स आयन पर चार्ज कितना है -4 है, तो वो इक्वल में, यानी कि किसी भी स्पीसीज पर जो टोटल चार्ज होता है ना वो इक्वल में आता है, तो -4 ये हो गया, x -6 इक्वल -4, तो x इक्वल -6 को इधर ले जाइए 2 हो जाएगा, ठीक है ना, x इक्वल 2, ओके। तो x इक्वल 2 हो गया, तो ये आ गया आपकी आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर आ चुका है बच्चों, ठीक है। आप पूरे वैल्यूज को यहाँ पर लेकर के इसको सॉल्व कर सकते हो नो डाउट, ठीक है। पूरा कॉम्प्लेक्स आयन ना लेकर के आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे देखो मैं पूरी स्पीसीज को यहाँ सॉल्व करने जा रहा हूँ, इस बार देखो, देखिए आपके पोटेशियम कितना है 4 है, और एक पोटेशियम पर चार्ज होता है +1, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं रिडॉक्स में +1 होता है, आयरन को X माना और प्लस साइनाइड 6 है, -1 चार्ज होता है, पूरी स्पीसीज पे चार्ज कितना है 0 है, तो कर लीजिए 4 + X -6 इक्वल 0, तो यहाँ क्या हो गया x -2 इक्वल 0 और x इक्वल 2, इस तरह से हो गया, आया कि नहीं बच्चों आपके। तो इस तरह से बच्चों हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर एक ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बता दिया है, बाकी का जो है आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो बच्चों, ओके। तो ये बाकी की एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, ये है, ठीक है। दूसरा ये आपकी EIEEE में पूछा जा चुका है, ठीक है बच्चों। आपके क्वेश्चंस यहाँ पर है, ये देखो एक IIT में क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका FeH2 का होल 5 NO ठीक है। तो यहाँ पर जो NO है उस पर +1 चार्ज कंसीडर किया गया है, NO पे क्या चार्ज किया गया है +1, और उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व किया गया है, ठीक है। आयरन को मान लिया, मान लो बच्चों आयरन को मैंने मान लिया X कंसीडर किया,
वाटर के मॉलिक्यूल 5 है बट न्यूट्रल है तो 0 चार्ज है, +1, एन ऊपर +1 है, नाइट्रोसोनियम है ये, और प्लस सल्फेट पे कितना होता है, -2 होता है। डायरेक्टली -2 रख देता हूँ, ठीक है बच्चों, तो यहाँ -2 मैंने रख दिया, और एक कुल में पूरा स्पीसीज पे चार्ज कितना है, 0 है, तो ये हो गया x, ये तो 0 हो ही गया, +1 और -2 क्या हो गया बच्चों आपकी -1, और ये इक्वल 0, तो x इक्वल क्या हो गया, +1। तो इसमें जो आयरन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +1 हो जाता है। ठीक है बच्चों, और भी आपके एग्जांपल यहाँ पर दे रखे हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं इनको, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इनका, मैं धीरे धीरे रोटेट कर रहा हूँ, आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। अब पूरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को मैंने यहाँ पर बच्चों समराइज किया है, ये रहा देखिए, बताया हुआ है बच्चों, ये K4 क्या है, आयोनाइजेशन स्फीयर है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की स्पीसीज कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। यहाँ पर आयरन पर जो +2 चार्ज आता है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद, तो वो होता है, नहीं सॉरी, उसका ऑक्सीडेशन निकालने के बाद ऑक्सीडेशन नंबर होता है ये +2। ये CN क्या है बच्चों, CN लिगेंड है, आयरन क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है, और ये 6 क्या है, उस सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो बच्चों इसमें आपके पूरे इंफॉर्मेशन यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी यूज की गई है वो सब यहाँ पर है, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो आप बार बार वीडियो देख करके अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारी वार्नर थियरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, आपको भी अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। वार्नर साहब ने क्या बोला था कि एवरी सेंट्रल मेटल एटम हैज 2 वैलेंसी, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अवेलेबल जो सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर उसकी 2 वैलेंसी होती है, एवरी सेंट्रल मेटल एटम हैज 2 वैलेंसी इन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ठीक है, और उनको उन्होंने नेम दिया प्राइमरी वैलेंसी, और दूसरा उन्होंने नेम दिया सेकेंडरी वैलेंसी। तो देखिए प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है बच्चों, इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे इसी का एग्जांपल अगर ले लिया जाए, जैसे ये मैंने अभी एग्जांपल लिया, तो इस वाले एग्जांपल में आयरन का देखो ये ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, +2 आ रहा है, तो दिस इज द प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है ना। इसमें ये क्या हुई, इसकी प्राइमरी वैलेंसी होगी। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है बच्चों, इट इज द इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए इस कंपाउंड में आप देखिए, यहां पर देखो कोऑर्डिनेशन नंबर आयरन का कितना है, 6, तो 6 तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी है आयरन की, सेंट्रल मेटल एटम की, और +2 जो है वो उसका प्राइमरी वैलेंसी है बच्चों। तो पहला डिफरेंस तो ये दे दिया उन्होंने, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, और डायरेक्टली आपसे वर्नर थियरी वो आपको थियोरेटिकल में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेता है, ठीक है, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस है प्राइमरी वैलेंसी ड्यू टू एनाइन। प्राइमरी वैलेंसी किसकी वजह से होती है बच्चों, ड्यू टू एनाइंस की वजह से होती है, क्योंकि आपको मालूम है प्राइमरी वैलेंसी सेंट्रल मेटल एटम की निकालते हैं, और सेंट्रल मेटल एटम ऑलवेज पॉजिटिव होता है, क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये पॉजिटिव जनरेट किसकी वजह से हुआ, एनाइन की वजह से हुआ कि नहीं हुआ, तो ये किसकी वजह से हो रही है, प्राइमरी वैलेंसी ड्यू टू एनाइन की वजह से हो रही है। सेकेंडरी वैलेंसी के बच्चों ड्यू टू लिगेंड्स, कि भाई कितने लिगेंड्स उससे अटैच्ड है, कौन से टाइप की मोनोडेंट, मान लीजिए जैसे मोनोडेंटेट है, डाई है, ट्राई है, क्या है, तो लिगेंड कैसा है आपका, न्यूट्रल है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ये भी आपके लिगेंड हो सकता है, ठीक है ना।
तीसरा प्राइमरी वैलेंसी है वो आयोनाइजेबल होती है बच्चों आपकी। प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल मींस चेंज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। ऐसे आयरन है, आयरन सेंट्रल मेटल एटम में Fe+2 भी होता है और Fe+3 भी होता है, तो इसकी जो वैलेंसी है वो चेंजेबल होती है, आयनाइजेबल होती है, ठीक है ना। आयनाइजेबल का मतलब यहाँ पर क्या है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये चीज है। और सेकेंडरी वैलेंसी बच्चों यहाँ पर नॉन आयनाइजेबल होती है क्योंकि ये चेंज नहीं होती है। अगर आयरन की सेकेंडरी वैलेंसी 6 है तो वो 6 ही रहेगी आपकी, तो नॉन चेंजेबल, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी है वो आपकी नॉन डायरेक्शनल होती है, उसकी फिक्स डायरेक्शंस नहीं होती है, लेकिन ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो डायरेक्शनल होती है। बच्चों आप पढ़ोगे आगे कि डायरेक्शनल कैसे होती है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है किसी भी सेंट्रल मेटल एटम का तो वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री शो करेगा। वो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो वो टेट्राहेड्रल या आपके स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री शो कर सकता है। तो यानी कि लिगेंड पर डिपेंड करता है कि आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की ज्योमेट्री कैसी होगी, ठीक है ना। तो ये क्या डायरेक्शनल होती है। और प्राइमरी वैलेंसी डू नॉट प्ले एनी रोल इन जियोमेट्री, ठीक है ना। तो डू नॉट प्ले एनी रोल इन जियोमेट्री, बट सेकेंडरी वैलेंसी के थ्रू हम जियोमेट्री को डिसाइड करते हैं बच्चों। तो ये बच्चों आपकी 5 पॉइंट्स हैं जो कि वर्नर थ्योरी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो अगर ये सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है तो आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट आपके ये पॉइंट्स दे रखे हैं बच्चों, ओके, मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है। आपको कोई डाउट आता है दोबारा वीडियो में देख सकते हो, ठीक है। तो आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, ओके। एमसीक्यू में भी क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं, ठीक है। नोट यहां पर लिखा है कि एवरी सेंट्रल मेटल एटम टेंड टू सेटिस्फाइड बोथ वैलेंसीज, ठीक है ना। Every central metal atom tend to satisfy both valency. एग्जाम्पल आपकी देखिए, क्रोमियम CO, कोबाल्ट लिगेंड है जो कि न्यूट्रल होता है, चार्ज 0 होता है, तो यहाँ पर आपके क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, 0 आएगा बच्चों जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो देखो दोनों को सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है आपके सेंट्रल मेटल एटम, सेकेंडरी वैलेंसी और प्राइमरी वैलेंसी दोनों को। ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है। इसमें चलिए यहां पर देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है, सेकेंडरी वैलेंसी 6 हो गई। प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का +3 आएगा, आप कैलकुलेट करके देखोगे तो उसको, ठीक है। तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि प्राइमरी वैलेंसी तो भाई आपके वेरिएबल है, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी आपकी फिक्स होती है। तो सेकेंडरी वैलेंसी दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर इज फिक्स, ठीक है बच्चों। मैंने यहाँ पर लिखवा रखा है, यहाँ पर Cr+3 का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, कोबाल्ट +3 का 6, Pt+4 का 6, Fe+2 का 6, Cu+2 का 4, Ag+ का 4, Pt+ का 4, ठीक है। और Fe+3 भी आएगा ना, उसका भी आपके कितना होता है, 6 होता है Fe+3 का। तो यहां पर मैंने कुछ कोऑर्डिनेशन नंबर्स आपको यहां पर लिखवा रखे हैं सेंट्रल मेटल आयंस के, ठीक है बच्चों, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देखिए आपकी वर्नर थ्योरी में क्वेश्चंस जो बनते हैं ना, वो आपको थोड़ा यहाँ ध्यान रखना है कि जैसे मान लो मैंने सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डाल दिया, जैसे ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है बच्चों मैंने आपको दे रखा है, और इसको इसकी रिएक्शन मैंने सिल्वर नाइट्रेट के साथ करवा दी, तो आपको कितने मोल्स AgCl के मिलेंगे आपको, ठीक है ना। AgCl के
कितने मोल्स आपको एज ए प्रोडक्ट मिलेंगे। तो आप एक्चुअली क्या देखिए, सिल्वर नाइट्रेट AgCl कब बनेगा, जब कॉम्प्लेक्स आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आयोनाइज होगा, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आयोनाइज होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, आयोनाइजेशन स्फीयर में, यानी कि आयोनाइजेशन स्फीयर में कितने नंबर ऑफ क्लोरीन एटम अवेलेबल है, उसी पर आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl डिपेंड करेंगे। ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर आपके देखिए 4Cl है, तो ये 4Cl आपके आयनाइज हो जाएंगे क्योंकि आयनाइजेशन स्फीयर में है ये, और सिल्वर के साथ में रिएक्ट करके आपके 4AgCl बनाएंगे। ठीक है, तो आपके यहाँ पर डिपेंड करता है कि सिल्वर क्लोराइड आपको कितना मिलेगा। ठीक है, तो आयनाइजेशन स्फीयर पर डिपेंड करता है कि उसमें आपकी कितने क्लोरीन एटम अवेलेबल है। तो क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछा जा सकता है, देखो ये मैंने एग्जांपल करके बताया दिया भी है। और दूसरा क्वेश्चन इसमें ये बन सकता है, आपकी कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे देगा और उसमें पूछ लेगा कि टोटल नंबर ऑफ आइंस कितनी है इसमें। ठीक है, नंबर ऑफ प्रेसिपिटेट आइंस और टोटल नंबर ऑफ आइंस आपसे पूछ सकता है। मैंने यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करवाई हुई है। देखिए मैंने यहाँ पर ये कंपाउंड दे रखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपकी इसमें से MCQ क्वेश्चन पूछ लेता है। मैंने देखो यहाँ कंपाउंड दे रखा है और उस कंपाउंड की प्राइमरी वैलेंसी और उसकी सेकेंडरी वैलेंसी, number of chloride ions precipitated as ACl if AgNO3 added. Okay, number of chloride ions precipitated as AgCl if AgNO3 added. ठीक है, वो भी दे रखा है, और टोटल नंबर ऑफ आइंस। तो यहाँ पर देखो आपकी 1 2 3 4 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं इसी आपकी सीरीज से। तो देखिए चलो हम स्टार्ट करते हैं, इसमें देखते हैं। तो देखिए प्लेटिनम, ये देखो आयनेस कितना होगा यहाँ पर, प्राइमरी वैलेंसी कितनी है प्लेटिनम की बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल करके बताएंगे तो +4 होगी। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका, देखो 6 है। ये कितने AgNO3 को आया आपके प्रेसिपिटेट करेगा AgCl के फॉर्म में। देखिए कितने क्लोरीन है बाहर, 4 है, तो 4 AgCl। टोटल आयंस कितने हो जाएंगे, जब बच्चों आपकी ये आयनाइज होगा तो किससे होगा, देखो PT NSC का होल 6 +4 और 4Cl माइनस, तो 4 आयंस तो ये हो गए और एक आयन पूरा ये कॉम्प्लेक्स का होगा, तो टोटल 5 आयंस हो गए आपके, देखो आयनाइज करके बताया हुआ है। ठीक है ना। सिमिलरली आपके इसी तरह से औरों को भी हम इससे से आयनाइज करके देख सकते हैं आप। ठीक है, तो देखो यहाँ Cl एक भी नहीं है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, तो बच्चों नंबर ऑफ क्लोराइड आयन प्रेसिपिटेट 0 होंगे। टोटल आयंस कितने होंगे बच्चों, इसमें कितने होंगे बच्चों आपके, सिर्फ 1 होगा। टोटल नंबर ऑफ आयंस क्या होगा, एक यही तो होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला। ठीक है, तो ये आपकी ये क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करवा दिया, बाकी का आप स्क्रीनशॉट लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हो बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाई गई है, वही मैंने आपको बोला उसी तरह से कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन टेबल्स। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम कंडक्टिविटी। ठीक है ना, ये क्वेश्चन ये टेबल है, तो इसमें से मैक्सिमम कंडक्टिविटी क्या किसकी होगी, तो बच्चों कंडक्टिविटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ आयंस पर डिपेंड करती है। इस टेबल में बच्चों आपके टोटल नंबर ऑफ आयंस किस में सबसे ज्यादा है, इसमें पहले वाले में, तो पहले वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, तो फर्स्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव्स 3 मोल्स AgCl व्हेन मिक्स्ड विद AgNO3। तो 3 मोल्स, तो 3 मोल्स AgCl आपको कब मिलेंगे, जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर या आयोनेशन स्फीयर में 3 क्लोरीन होंगे, उससे ही मिलेंगे। तो बच्चों ये रहा 3 क्लोरीन है ना, सेकंड वाला करेक्ट है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। भाई जिसमें कोई भी आयंस नहीं है वो इलेक्ट्रिकली क्या होगा बच्चों, आपके न्यूट्रल होगा, ये वाला नहीं है ना आपके आयंस, देखो चार्ज 0 है तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा बच्चों ये।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट फॉर्म व्हाइट पीपीटी व्हेन मिक्स्ड विद AgNO3। भाई जिसके बाहर Cl नहीं है, जिसके आयोनाइजेशन स्फीयर में Cl नहीं है, तो वो AgCl नहीं बनाएगा, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा वो। तो इसका भी आपके ये फिफ्थ वाला ही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिफ्थ वाला। तो बच्चों ऐसे से हम यहाँ पर टेबल से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस यहाँ पर कर सकते हैं। क्लियर बेटा ये चीज? ओके, तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।